नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद, और उस उपराष्ट्रपति के पद पर आरएसएस ने अपने व्यक्ति को आसीन कराने का मोहर लगा दी है। यानी कि अगले उपराष्ट्रपति आरएसएस के हैं, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। आखिरकार चुनाव परिणाम के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी और कैसे एनडीए ने ये पूरा का पूरा एक तरह से बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर मार दिया है, आपको दिखाने जा रहे हैं। चूंकि ये सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, इनके आंकड़े और ये 15 साल की आयु से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और आरएसएस ने अपने बंदे को ऊपर बिठाकर साफ ये संदेश दे दिया है कि जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ भी अटकलें लगा रहे थे इफ बट की, वो इफ बट की अटकलें अब मतलब ऑलमोस्ट पूर्ण विराम लग चुका है। चलिए आपको बढ़ते हैं आंकड़े की तरफ। कौन है आखिरकार सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आंकड़े खुलकर बोलते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, जितने भी विपक्ष के हैं, खासकर डीएमके का भी बता दें, एमके स्टालिन तमिलनाडु का, उनको बड़ा झटका दिया है और बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। और इसमें आपको बता दें, इस चुनाव परिणाम के आंकड़े दिखाने के बाद आपको बताएंगे कि बिहार में भी भगवा लहरा गया है। कैसे, उसके भी आंकड़े आपको प्रूफ के साथ आगे इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको आंकड़े की तरफ। एक बार अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे कुछ आंकड़े। शुरुआत करते हैं राज्यसभा में आखिरकार सीपी राधाकृष्णन कैसे यहां पर इस पद पर जो आरएसएस के कहीं ना कहीं से आते हैं, एनडीए के उम्मीदवार उनकर कैसे वो बाजी जीत रहे हैं और राज्यसभा से कैसे भगवा लहरा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राज्यसभा देखिए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा दोनों के आंकड़े जोड़े जाते हैं। यानी कि कुल वोट हैं, राज्यसभा की बात करें तो कुल राज्यसभा में 240 सीटें मतलब सांसद हैं, और राज्य अगर बात करें लोकसभा में तो 542, दोनों को मिलाकर करते हैं तो कुल 782 सीटें होती है। यानी उपराष्ट्रपति के लिए जो आंकड़े दिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए 782 सीटें हैं यहां पर, मतलब 782 वोट हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अब इस 782 सीट में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 392 का है। जी हां, राज्यसभा और लोकसभा का मिलाकर के 392 सीटें हैं जो बहुमत का आंकड़ा है। अब ये बहुमत का आंकड़ा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 582 में, माफ कीजिएगा 782 में 392 बहुमत का आंकड़ा है। अब अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। जो आंकड़ा आ रहा है आपके सामने वो है संख्या बल का। तो लोकसभा में 542 सांसद हैं। अगर इस 542 सांसद की बात करें तो सरकार के साथ कुल 293 हैं और विपक्ष के साथ 249 है। ये आंकड़े आपके सामने, ये सरकार के साथ मतलब 293 व्यक्ति जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, यानी सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में। यानी कि ये 293 सीटें, जहां पर बहुमत का आंकड़ा महज 392 का है और 293 अकेले वो लोकसभा में पा लेती है, और यहां पर दूसरा आंकड़ा जो है वो विपक्ष के साथ महज 249 यहां पर रह जाते हैं। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला आंकड़ा दिख रहा है। अगला आंकड़ा है राज्यसभा का, जहां राज्यसभा में कुल 240 सांसद हैं, जिसमें राज्य मतलब सरकार के साथ यानी एनडीए के पक्ष में जो आएंगे वो 134 लोग हैं और विपक्ष के साथ महज 106। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये सभी आंकड़े मिलकर के ही वोट तब्दील करेंगे, यानी कि फाइनल परिणाम की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, इंडी गठबंधन का
दोनों का राज्यसभा और लोकसभा के वोटों की संख्या आंकड़ा आपके सामने नजर आ रहा है। यह है इंडी गठबंधन, 355 सीटें, 355 वोट राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मिला करके 355 है, बल्कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 392 का है। यानी कि यहां पर लगभग लगभग ये जो है वो 37 वोट कम है बहुमत के आंकड़े से इंडी अलायंस। अब अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंकड़ा है बीजेपी प्लस का, यानी कि एनडीए का। बीजेपी प्लस राज्यसभा और लोकसभा 293 134 को जोड़ते हैं तो कुल आंकड़े आते हैं 427 राज्यसभा और लोकसभा का। यानी कि बहुमत का आंकड़ा क्या है? बहुमत का आंकड़ा है 392 और ये आंकड़े कितने हैं अब आपको दिखाते हैं। आंकड़े संयुक्त आंकड़े आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये संयुक्त फाइनल आंकड़े हैं। बीजेपी के खाते में 427, इंडिया प्लस यानी इंडी अलायंस के खाते में 355। बहुमत का आंकड़ा आपके सामने अब समझ में आ गया कि 392 का है, तो बीजेपी प्लस ने बहुमत का आंकड़ा यहां पर क्रॉस कर लिया है। यानी कि राज्यसभा में भगवा लहराया है। राज्यसभा में बीजेपी ने अपने दम पर एक तरह से जो घटक दलों की बात करें उनको मिला करके कहीं ना कहीं मोदी के नेतृत्व में ये भगवा लहराया है और सीपी राधाकृष्णन देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जी हाँ, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति होंगे। इनका पूरा नाम अगर बात करें सीपी राधाकृष्णन का, तो सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नस्वामी राधाकृष्णन है। सोरा नाम साउथ का है तो कई लोगों को नाम थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे में छोटे बच्चों को याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम के टाइम में। यहां पर चंद्रपुरम पोन्नस्वामी राधाकृष्णन, तो सीपी राधाकृष्णन तो आम जबान में तो है ही, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति का पूरा नाम बताइए, तो थोड़ा सा बच्चों को, छोटे बच्चों को परेशानी होती है। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ये हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति, जो कि हमें लगता है जिसका 9 सितंबर को जिस पर मुहर लग जाएगी। हो सकता है 21 अगस्त तक ही ये, अगर ये विपक्ष अपना उतारता नहीं कोई कैंडिडेट, तो हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट उतारने का मकसद सिर्फ मतलब अगर यही होगा कि पैसों को बर्बादी करना है, चूंकि साफ है कि एक तरफा ये चुनाव है, ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पर कांग्रेस उतार भी रही है इंडिया अलायंस, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पैसों की बर्बादी करना होगा, क्योंकि उनके पास तो एक्चुअल नंबर जो है, जो जहां तक पहुंचना चाहिए वो तो बहुत दूर है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग भी उनकी तरफ से हो सकती है, हो सकता है खुद का बंटा ढारो, इसलिए इज्जत बचा लें और अपना कैंडिडेट ना ही उतारें तो अच्छा होगा। बहरहाल आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन यानी चंद्रपुरम पोन्नास्वामी राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, इस वक्त वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर इस वक्त उन्होंने किया है। इसका नाम पर मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई उसमें ये मुहर लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीपी राधाकृष्णन के मुलाकात की भी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और साफ तौर पर अब की बार आरएसएस में 15 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन किया था आरएसएस को, और ये सीधे तौर पर ये संदेश, एक और संदेश है जहां पर साफ क्लियर मन है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो भी अब तक लग रहा था, जो भी इब्बट लोग कह रहे थे कि काफी कुछ दोनों के बीच में घमासान चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उस घमासान का एटलीस्ट पेपर पर मीडिया में अब द एंड हो जाना चाहिए। जो अब तक बहस चलती थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में, चूंकि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद सीधे तौर पर आरएसएस के हाथ में चला गया, ऐसे में अब कहीं ना कहीं कईयों के मुंह पर ताले लग जाने चाहिए। इन सब के बीच में मैंने बात किया था बिहार चुनाव का। खबरें जो आ रही थी, अपुष्ट खबरें आ रही थी कि बिहार में जो राजनीतिक हलचल है, जो चुनाव है, इसीलिए खड़गे जो है, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि चुनाव है बिहार में और अब बिहार का नैया जोड़ बचाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना पद छोड़ा था, चूंकि इसमें शायद यादव या किसी ऐसे ओबीसी
समुदाय के लोगों को बिहार से ला करके उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और बिहार चुनाव में संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि बिहार का प्रतिनिधित्व कितना केंद्र में है। लेकिन यहां पर अगर ये नाम आगे नहीं आया बिहार का, यहां पर साफ तौर पर अब तो नाम फाइनल हो गया है तमिलनाडु का, तो साफ तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि ऐसे में बिहार में अब कोई खतरा एनडीए को नहीं है, बीजेपी घटक दलों को नहीं है। इसीलिए ये तमिलनाडु यानी साउथ को साधा गया है। साउथ में सबसे आप बात बता दें हम आपको कि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी वहां पर समाज से आते हैं, जो यहाँ पर आपको बता दें वहां पर, और ओबीसी समुदाय और ब्राह्मणों का जो डीएमके हो काफी हनन करती है वहां पर तमिलनाडु में। इसलिए इन दोनों के वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और एक तरफ आरएसएस, एक तरफ ओबीसी, तीसरा डीएमके को झटका और चौथा साउथ में सेंध लगाने के लिए ये चार बड़े पॉइंट को लेकर के बीजेपी ने काम किया है। और सीधे तौर पर आने वाले समय में ये जो राज्यसभा से भगवा लहराया है, यह आने वाले समय में एक बड़ा संदेश देकर जाएगा और एक आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल भी, जो 400 का आंकड़ा बीजेपी शायद हासिल करने का प्रयास कर रही थी, वो आंकड़े शायद अब की बार वो हासिल कर ले। आपसे अनुरोध है वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे हमें कुछ प्रोडक्ट से प्रमोशंस हैं जो आप आगे लिंक उसका डिटेल्स हैं, और नीचे प्रोडक्ट में उसका लिंक भी है हमारे डिस्क्रिप्शन में, और बगल में मेरे भी प्रोडक्ट के बारे में चल रहा होगा, आप उस पर जाकर के प्रोडक्ट को क्लिक कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार जाकर आप प्रोडक्ट को देखें, तब आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद बाई करें, आपको समझ में आता है, और हमारे हाथों से सशक्त करें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।